नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक की यूट्यूब कहानी में आपका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी और आज कैमरे पर हैं मेरे साथ मेरी सहयोगी वर्णिता। आमतौर पर दीपक हमारे साथ होते हैं लेकिन आज वर्णिता है, तो ये बहुत अच्छी बात है। और वर्णिता कैमरे के दूसरी तरफ बैठकर मुस्कुरा भी रही है जब मैं उसका नाम ले रहा हूँ, तो फॉर अ चेंज एक अच्छा एक्सपीरियंस है और आप लोगों को भी अच्छा लगेगा कि एक लड़की वुमेन कैमरा पर्सन हमारे साथ आज है। बहरहाल कहानी की शुरुआत करता हूँ। ये वाकया इंदौर का है। साल है 2011। एग्जैक्ट दिन या तारीख इसका पता नहीं, लेकिन 2011 के शुरुआती दिनों की बात है। आप मान लीजिए फरवरी का महीना होगा शायद। फरवरी के महीने में इंदौर में एक बड़ा मशहूर हाई प्रोफाइल मॉल है, टीआई मॉल, ट्रेजर आइलैंड मॉल। इस मॉल में आम दिनों की तरह अच्छी खासी भीड़ थी, लोग घूम फिर रहे थे। 2011 की बात कर रहा हूँ। तभी इसी मॉल में अपने कुछ दोस्तों के साथ एक लड़की भी घूम रही थी, 23 साल की, जिसका नाम था नेहा वर्मा। नेहा ने घूमते घूमते नेहा ने देखा कि इस मॉल में एक बहुत ही अभिजात्य दिखने वाली, मतलब बहुत ही हाई प्रोफाइल दिखने वाली एक महिला जो है मॉल में घूम रही है। और उस महिला ने अपने शरीर में बहुत सारे कीमती जेवर भी पहन रखे थे। तो उसको देखकर वो महिला जो है बहुत अट्रैक्टिव लग रही थी और इसके साथ ही उसको देखकर लग रहा था कि किसी रईस खानदान से ताल्लुक़ रखने वाली महिला है। तो नेहा ने जब उस महिला को देखा तो अचानक ही उसके मन में न जाने कौन सा ख्याल आया। उसको लगा कि इतनी हाई प्रोफाइल महिला वाकई कितनी अच्छी लग रही है, मुझे इससे दोस्ती करनी चाहिए। और दोस्ती करने का उसने बिल्कुल फिल्मी तरीका ढूंढा। मुझे लगता है कि हर दूसरे तीसरे मुंबईया फिल्म में ये तरीका जो है आप लोग देखते होंगे, जिसमें कॉरिडोर से चलते चलते हीरो हीरोइन टकरा जाते हैं और टकराने के बाद हीरोइन या हीरो के हाथ में जो किताब होता है वो सब नीचे गिर जाता है और फिर उठाने और फिर आंखें चार होने का सिलसिला शुरू होता है। तो बेसिकली यहाँ भी नेहा वर्मा ने वही फार्मूला अप्लाई किया और वो इस महिला से जाकर टकरा गई। टकराते ही महिला के कुछ बिलोंगिंग्स, कुछ सामान थे मॉल में, वो गिर पड़े नीचे। जैसे ही गिरी, सारी चीज़ें गिर गई, तो नेहा वर्मा ने वो सामान उठाने शुरू किए और सॉरी आंटी बोलकर माफ़ी मांगते हुए अपने बातचीत की शुरुआत की। जल्द ही नेहा की इस महिला से जान पहचान और मुलाकात हो गई। अब उस महिला के बारे में मैं आपको बताऊं, उसका नाम था मेघा। 42 साल उसकी उम्र थी और वो इंदौर के ही श्रीनगर मोहल्ले में रहती थी, श्रीनगर इलाके में रहती थी। तो नेहा चूंकि मेघा के करीब आना चाहती थी, टकरा गई और उसके बाद मेघा को उसकी कार तक छोड़ने के लिए मॉल से बाहर भी गई। और इस दौरान वो लगातार मेघा से बहुत सारी बातें करती रही। अपने बारे में उसने बताया कि वो ब्यूटिशियन है और दूसरे कई तरह के काम भी करती है, एक सेल्फ डिपेंडेंट लड़की है, ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहती है। तो ये सारी बातें जो है उसकी, मतलब नेहा की और मेघा के बीच में होती रही। इसी बीच मेघा भी खुल गई बातचीत में। जो 42 साल की महिला थी, मेघा ने अपने बारे में बताया कि मेरे पति जो हैं वो बैंक में काम करते हैं और किसी दूसरे शहर में रहते हैं, और मेरे घर में मेरी 70 साल की बुज़ुर्ग माँ है और मेरी एक बेटी है जो पढ़ रही है, वो भी मेरे साथ ही रहती है और हम लोग श्रीनगर में रहते हैं। अपने कामकाज के बारे में भी मेघा ने बताया कि मैं भी काम करती हूँ, तुम तो चलो ब्यूटिशियन हो, मैं मल्टी लेवल मार्केटिंग का काम करती हूँ। और ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें जितने लोग जुड़ते जाते हैं सारे लोगों की कमाई होती जाती है और वो जितने मेंबर्स बनाता है उसकी कमाई और ज़्यादा होती जाती है। आप सारे लोग MLM यानी मल्टी लेवल मार्केटिंग के बारे में सुन ही चुके होंगे। तो और ये मल्टी लेवल मार्केटिंग का जो काम है, मेघा ने बताया कि वो इत्तेफाक से ब्यूटी प्रोडक्ट्स की ही मल्टी लेवल मार्केटिंग का काम करती है। तो यहाँ पर एक कॉमन इंटरेस्ट वाली बात भी थी। ये जो नेहा है वो ब्यूटिशियन थी और मेघा ब्यूटी प्रोडक्ट्स के मल्टी लेवल मार्केटिंग का काम करती थी। तो दोनों के बीच में ब्यूटी प्रोडक्ट और ब्यूटिशियन होना जो है एक कॉमन इंटरेस्ट की बात थी। तो दोनों के बीच में दोस्ती और गहरी हो गई बातों बातों में।
नेहा के बारे में आपको थोड़ा और बताऊं, नेहा के पिता जो है एक मामूली वैन चालक थे इंदौर में ही, और 23 साल की नेहा जो है वो खूबसूरत तो थी ही, कॉन्फिडेंट थी, ब्यूटिशियन का काम भी करती थी, लेकिन साथ में उसका एक लड़के के साथ अफेयर भी था जिसकी उम्र 24 साल की थी और उसका नाम था रोहित उर्फ राहुल। नेहा और रोहित, इन दोनों में सिमिलरिटी ये थी कि इस वक्त तो दोनों जो है वो फाइनेंशियली बहुत निचले पायदान पर थे, बहुत आप कहें कि फाइनेंशियली जो है वो निम्न वर्ग से इनका ताल्लुक था, लेकिन इनके अरमान और इनके सपने बहुत बड़े थे। और इन दोनों में कॉमन बात ये थी कि दोनों रातों रात अमीर बनना चाहते थे, रातों रात बड़ा होना चाहते थे। शायद यही बड़ा होने का जो आकर्षण था नेहा के मन में, उसी आकर्षण ने उसको मेघा के करीब भी ला दिया था। कुछ महीनों का वक्त गुजरा और मेघा के बारे में एक दिन नेहा ने अपने बॉयफ्रेंड रोहित और राहुल को सारी बातें बताया कि मैं एक महिला को जानती हूँ, मल्टी लेवल मार्केटिंग का काम करती है, बहुत पैसे वाली है, घर में कोई मर्द नहीं है, 3 महिलाएं हैं, मतलब वो है, उसकी माँ है और बेटी है, तो 3 पीढ़ियाँ जो है एक साथ रहती है श्रीनगर में। ये बात जब रोहित और राहुल जो बॉयफ्रेंड है उसने जब सुनी तो उसके दिमाग में शैतानी साजिश आई। उसने कहा कि जब इनके पास इतने पैसे हैं और हमें आज नहीं तो कल शादी करना है, तो क्यों नहीं हम इनको लूट लें, जिससे हमारे रुपए पैसों की तंगी हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाए और हम शादी के बाद एक अच्छी ज़िंदगी जिएं। यूँ क्या टुकड़ों में जीना, तुम ब्यूटिशियन का कोर्स कर रही हो, मैं छोटा मोटा काम कर रहा हूँ, कोर्स नहीं, ब्यूटिशियन का काम कर रही हूँ, मैं छोटा मोटा काम कर रहा हूँ, तो ये बड़ी मुश्किल वाली ज़िंदगी है। तो जब रोहित ने ये आइडिया अपनी गर्लफ्रेंड नेहा को दिया, तो नेहा भी चूँकि एक ही दोनों के माइंडसेट थे, वेवलेंस माइंड के मिलते थे, तो नेहा को भी आइडिया क्लिक कर गया। उसे लगा कि हाँ ये तो बहुत बढ़िया बात कह रहा है, तो आओ चलो हम दोनों मिलकर जो है वो मेघा और उसके परिवार में लूटपाट करते हैं। उन दोनों ने ये साजिश रची और दोनों को लगा कि शायद वो दोनों इस काम को एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे प्रॉपर तरीके से, तो इसीलिए इन दोनों ने एक तीसरे आदमी को अपनी साजिश में शामिल किया जिसका नाम था मनोज अटोद। ये मनोज अटोद जो है ये नेहा से और रोहित उर्फ राहुल से थोड़ा बड़ा था, इसकी उम्र थी 32 साल। तो कुल मिलाकर ये तिकड़ी बन गई जिस तिकड़ी ने ये तय किया कि वो मेघा के घर में लूटपाट करेंगे। अब आता है 19 जून 2011 की तारीख। 19 जून 2011 को बिल्कुल प्लान्ड तरीके से साजिश के मुताबिक नेहा मेघा के घर पहुंचती है। और जब श्रीनगर में मेघा के घर वो पहुंचती है तो इत्तेफाक से घर में मेघा के अलावा उसकी 70 साल की बुजुर्ग माँ रोहिणी फणसे भी थी और 23 साल की मेघा की बेटी अश्लेषा भी थी जो BE 3rd ईयर की स्टूडेंट थी और जैसा मैंने आपको बताया 23 साल उसकी उम्र थी। तो कुल मिलाकर नानी, माँ और नातिन, ये 3 पीढ़ियाँ जो है वहाँ पर उस घर में मौजूद थी। पुरुष कोई नहीं था क्योंकि आपको हम पहले बता चुके हैं कि मेघा का जो पति है वो बाहर किसी दूसरे शहर में काम करता था, बैंक में सीनियर पोस्ट पर था। तो जब नेहा इनके घर पहुंची तो नेहा ने मेघा से बातचीत की शुरुआत जो है वही मल्टी लेवल मार्केटिंग में इंटरेस्ट दिखाते हुए की और उसने कहा कि वो मल्टी लेवल मार्केटिंग में उसके साथ काम करना चाहती है और बहुत इंटरेस्टेड है क्योंकि जीवन में उसको कुछ करना है। मेघा को ये बात जंची, उसको लगा कि ठीक है, लड़की खुद चल कर आई है और इतना प्रोएक्टिव तरीके से काम करना चाह रही है तो आओ इसकी मदद करते हैं। उसने एक फॉर्म जो है कहा कि एक फॉर्म भरना होगा, वो फॉर्म भरो और मल्टी लेवल मार्केटिंग का जो चेन है उसमें मेरे साथ तुम भी शामिल हो जाओ। नेहा वो फॉर्म लेकर बैठी और फॉर्म लेकर बैठने के बाद उस फॉर्म को भरने में वो थोड़ी मुश्किल का सामना करने लगी। मतलब उसने कहा कि मैडम मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है, मुझे ये लाइन में क्या भरना है ये नहीं समझ में आ रहा है, अगर आप मुझे इजाज़त दो तो मेरा एक दोस्त है यहीं पास में रहता है, उसको बुला लेती हूँ, वो थोड़ा मुझे ये फॉर्म भरने में हेल्प भी कर देगा, मैं जब भी नर्वस होती हूँ उसे फ़ोन करती हूँ। इस तरह की बात उसने मेघा से कही।
तो जब नेहा ने ये बात कही तो मेघा ने उसको कह दिया कि ठीक है बुला लो, क्या दिक्कत है, फॉर्म ही भरना है, बुला लो तुम्हारे दोस्त को भी। जैसे ही बुलाया गया, वो उसका जो बॉयफ्रेंड है रोहित उर्फ राहुल, जो पहले से ही तैयार था, इस साजिश में शामिल था, वो जो है श्रीनगर इलाके में मेघा के घर में आ गया। और हैरानी की बात यह भी है, या शौक की बात यह भी है, कि रोहित उर्फ राहुल अकेला नहीं आया, साजिश तो पहले से ही तैयार थी, मनोज अटोद भी साथ में आ गया। और जब ये दोनों आ गए तो अब घर में ये जो पूरी तिकड़ी है, ये तीनों लोग घुस चुके थे घर में, तो इनको लगा कि यही सही समय है स्ट्राइक करने का, लूटपाट करने का। राहुल उर्फ रोहित ने आओ देखा ना ताव, अपने साथ लाए गए पिस्टल से उसने मेघा को उसी के घर में नज़दीक से बिल्कुल गोली मार दी। गोली मारते ही मेघा जो है वो छटपटाती हुई ज़मीन पर गिरी और उसकी जान चली गई। और आप समझ ही सकते हैं, जब घर में गोली चलेगी तो घर में मौजूद दूसरे लोगों को भी पता चलेगा। मेघा की जो बेटी है 23 साल की अश्लेषा, वो भी दौड़ती हुई आई, गोली चल गई। और दूसरे कमरे से जो मेघा की माँ है रोहिणी, वो भी दौड़ती हुई आई, बुजुर्ग महिला। और जब उन दोनों ने देखा कि घर में 3 लोग घुसे हुए हैं, या जो 3 लोग आए थे, इन 3 लोगों ने मिलकर मेघा की हत्या कर दी, तो वो रोने लगे, चीखने चिल्लाने लगे। लेकिन मनोज अटोद, नेहा और राहुल उर्फ रोहित, इन तीनों ने मिलकर अश्लेषा को और रोहिणी को ओवरपावर किया। और इनके पास चाकू थे। इन दोनों लड़कों ने चाकुओं से इन दोनों महिलाओं को, नातिन को और नानी को, बुरी तरह से गोदा, ताबड़तोड़ चाकू मारे, पूरा जिस्म चाकू मार मार कर छलनी कर दिया। और ये सब कुछ हुआ नेहा की आंखों के सामने। नेहा ने भी इसमें मदद की। और इस तरीके से इन 3 लोगों ने मिलकर एक ही झटके में 3 पुश्तों का कत्ल कर दिया, 3 पीढ़ियों का कत्ल कर दिया। और जो घर में 3 लोग रहते थे, तीनों की हत्या हो चुकी थी। इनका एक मकसद तो पूरा हो चुका था, क्योंकि ये लूटपाट करना चाहते थे और लूटपाट का कोई सबूत भी नहीं छोड़ना चाहते थे। ये चाहते थे कि जो भी रुपए पैसे हैं वो लूट कर बटोर कर हम यहाँ से भाग जाएं और कभी पकड़े भी ना जाएं। तो इनको लगा कि मर्डर करना सबसे बेहतरीन तरीका है, क्योंकि न कोई ज़िंदा रहेगा, न कोई गवाही देगा। तीनों की इन्होंने हत्या कर दी। और हत्या करने के बाद इन्होंने घर में लूटपाट करने की शुरुआत की। और घर से इनको 1.5 लाख रुपए कैश मिले, और इसके अलावा तकरीबन 5 लाख रुपए की कीमत के जेवर भी मेघा के घर से इन तीनों लुटेरों को मिला। और इसके अलावा 2 ATM कार्ड्स भी मिले। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने बटोरे, और बटोरने के बाद ये यहाँ से फरार हो गए। देर सवेर जब तीनों की लाश घर में बरामद हुई, मोहल्ले वालों ने पुलिस को इत्तला दी। पुलिस मौके पर पहुंची, परिवार के दूसरे लोग आए, और पूरे इंदौर शहर में जो है वो सनसनी फैल गई। लाजमी था, जब एक साथ 3 महिलाओं की हत्या हो जाए घर में घुसकर, और वो भी इतने भयानक तरीके से, गोली से, चाकू से, 3 पुश्तें खत्म हो जाए, तो सनसनी फैलना लाजमी था। तो इंदौर शहर में बिल्कुल बवाल मच गया। अखबारों की सुर्खियां बनी ये खबर, और पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू की। पुलिस तमाम तरह की कोशिशों में लगी थी। CCTV फुटेज आसपास का पुलिस चेक कर रही थी। पुलिस मोबाइल फ़ोन के लोकेशंस देख रही थी। पुलिस ये देखने समझने की कोशिश कर रही थी कि श्रीनगर के उस घर के आसपास जब घटना हुई थी 19 जून को, उस समय कौन कौन से मोबाइल फ़ोन उसके नियर बाई टावर से कनेक्टेड थे। लेकिन ये जो सर्विलांस का सिलसिला चल रहा था, इलेक्ट्रॉनिक इन्वेस्टिगेशन का, इन सब के बीच पुलिस के इंफॉर्मेशन का जो नेटवर्क होता है, मुखबिरों का नेटवर्क जो होता है, उसने बड़ा कमाल किया। पुलिस को ज़्यादा तकलीफ नहीं हुई इस मामले को सुलझाने में। पुलिस को पता चला कि एक प्राइवेट हॉस्पिटल में 19 जून को ही एक लड़का भर्ती हुआ है जिसकी टांग में गोली लगी है, पैर में गोली लगी है। और जब पुलिस को अपने इन्फॉर्मर से ये जानकारी मिली तो पुलिस ने ये पता करवाया कि उस लड़के को पैर में गोली कैसे लगी, क्योंकि गोली लग जाना जो है वो ऐसे तो पुलिस केस ही होता है, लेकिन वो खामोशी से, चुपके से अपना इलाज करा रहा था। तो जब पुलिस ने और पता लगाया तो ये भी पुलिस को पता चला कि गोली इत्तेफाक से जिस लड़के को लगी है उसने खुद ही गोली चलाई, और ये एक एक्सीडेंटल फायर है जिसकी गोली उसकी टांग में लगी है।
पुलिस को अब जो है, पुलिस का शक जो है वो इस लड़के के ऊपर गहराने लगा और पुलिस ने बिना देर किए हुए उस निजी हॉस्पिटल में रेड की और रेड करने के बाद रोहित उर्फ राहुल को पकड़ लिया। ये रोहित उर्फ राहुल ही था जिसने मेघा पर पहली गोली चलाई थी, उसकी हत्या की थी। और हत्या करने के बाद जब अश्लेषा और रोहिणी उस कमरे में आ गए तो रोहित ने अपने गन से इन पर भी फायर करने की कोशिश की, लेकिन उसका जो गन है वो फंस गया, उसमें गोली फंस गई और वो अश्लेषा को और रोहिणी को हिट नहीं कर पाया, टारगेट नहीं कर पाया वो। और उसी फंसी हुई गोली को निकालने के चक्कर में और एक बार फिर से अपने पिस्टल को कॉग करने के चक्कर में उसके हाथों से ट्रिगर दब गया और एक एक्सीडेंटल फायर हुआ जिसकी गोली खुद उसी के टांग में लग गई, रोहित उर्फ राहुल के टांग में। और उस वक्त तो गोली बेशक लग गई, लेकिन चूंकि लूटपाट हो रही थी, हीट का मोमेंट था, तो उन्होंने लूटपाट के दौरान जो है चाकू से फाइनली रोहित ने और मनोज अटोद ने इन दोनों महिलाओं की हत्या की और वो वहाँ से फरार हो गया। लेकिन चूंकि गोली लगी थी, अपना इलाज तो करवाना था, तो इसीलिए वो एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती भी हो गया था और उसे लग रहा था कि प्राइवेट हॉस्पिटल से भर्ती करवा के वो चुपके से निकल जाएगा और कभी पकड़ा भी नहीं जाएगा, उसके बाद अपनी ज़िंदगी बहुत आराम से नेहा के साथ गुजारेगा। लेकिन यहाँ पुलिस को जानकारी मिल गई और पुलिस ने पहले रोहित उर्फ राहुल को पकड़ा और उसके बाद उसके बताने पर, उसके इन्फॉर्मेशन के आधार पर नेहा भी पकड़ी गई और मनोज अटोद भी पकड़ा गया। आपको बताऊं, ये घटना इतनी भयानक थी अपने आप में और इस घटना का असर इतना ज़्यादा था इंदौर या मध्य प्रदेश में कि उस समय के सारे लोग चौंक गए कि नए उम्र के दो लड़के लड़कियां जिनको शादी करनी थी आपस में और अपनी ज़िंदगी गुजारनी थी, वो रातों रात अमीर बनने के लिए इतना नीचे गिर सकते हैं, इस तरह की हरकत कर सकते हैं और उसके इन हरकत में एक तीसरा दोस्त जो है वो भी साथ दे सकता है। इस बात से बहुत जो है वो इंदौर के लोग और पूरे मध्य प्रदेश के लोग बहुत आहत और परेशान थे। मामला जब अदालत में पहुंचा तो तकरीबन 2 साल तक केस चला और 2 साल तक केस में 36 लोगों की गवाही हुई। अब आप कहेंगे कि ये 36 लोग कौन थे, क्योंकि जब हत्या हुई तब तो किसी ने देखा नहीं, तब तो वहाँ कोई था नहीं। तो ये 36 लोगों में जो है वो खुद पुलिस के ऑफिसर्स रहे होंगे जिन्होंने पहली बार सीन ऑफ क्राइम में विज़िट किया होगा, परिवार के या मोहल्ले के वो लोग रहे होंगे जिन्होंने पहली बार लाश देखी होगी, उस हॉस्पिटल के लोग रहे होंगे जहाँ पर राहुल और रोहित चुपके से अपना इलाज करवा रहा था। तो इस तरह से 36 लोगों की गवाही कोर्ट में हुई और 58 पन्नों की चार्जशीट इंदौर पुलिस ने वहाँ के कोर्ट में दाखिल की और सेशन कोर्ट ने इस मामले में इन तीनों को फांसी की सज़ा सुनाई। और अपने आप में ये शायद इतिहास का पहला ऐसा मामला है, इंदौर के इतिहास का तो पहला ऐसा मामला है जिसमें किसी महिला को या किसी लड़की को फांसी की सज़ा हुई है। और अपने आप में मुझे लगता है कि क्राइम के हिस्ट्री का भी ये एक पहला मामला है जिसमें इन तीनों मुजरिमों को उनके दरिंदगी को देखते हुए एक नहीं बल्कि 3 बार फांसी पर लटकाने की सज़ा सुनाई गई। मतलब जज ने ये कहा कि तीनों का केस जो है, तीनों की करतूत जो है वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर की श्रेणी में आती है और इसी वजह से इन तीनों ने जितना जघन्य हत्याकांड किया, 3 लोगों की हत्या की है, 3 पुश्तों को ख़त्म किया है, इनको तीनों को 3 बार फांसी पर लटकाया जाए। तो ये इंटेंसिटी था उस जजमेंट का। शायद यही वजह थी कि हाई कोर्ट ने भी लोअर कोर्ट के इस फैसले को बरकरार रखा। इन लोगों ने जब चैलेंज किया हाई कोर्ट में अपने फैसले के खिलाफ, तो हाई कोर्ट ने भी कहा कि नहीं, फांसी ही होगी और जो सेशन कोर्ट ने कहा है वो फैसला नहीं बदला जाएगा। ये इंदौर के जेल में हैं और इन्होंने मेरी जानकारी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में अपना पिटिशन दाखिल किया है और फ़िलहाल शायद सुप्रीम कोर्ट से उस पिटिशन पर आखिरी फैसला आना बाकी है। तो हालांकि मैंने कहीं ये भी पढ़ा कि शायद मर्सी पिटिशन है वो, तो इसका मतलब ये हुआ कि शायद सुप्रीम कोर्ट ने भी खारिज कर दिया है इनका जो
अपील होती है उसको खारिज कर दिया। खारिज करने के बाद मुझे लगता है कि रिवीजन या मर्सी पिटिशन की बारी आती है। तो ये मर्सी पिटिशन पर ये तीनों चल रहे हैं। इन तीनों को कब फांसी पर लटकाया जाएगा, कब टांगा जाएगा, सज़ा कब दी जाएगी, ये अभी पक्के तौर पर पता नहीं है। लेकिन हम उम्मीद कर सकते हैं कि इतना जघन्य तरीके से जो लोग किसी की हत्या करते हैं, ऐसे गुनहगारों को बहुत जल्द ही जो है उनके अंजाम तक पहुंचाया जाना चाहिए और फांसी की सज़ा जो है, और मेरे ख्याल से उसमें और डिले नहीं होना चाहिए। बार बार हम लोग आपस में ये भी चर्चा करते हैं, आप लोगों के साथ भी कई बार मेरी बातचीत होती है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे हमारे देश में जो अपराध बढ़ते हैं उसके पीछे भी शायद यही एक वजह है कि गुनहगारों को आसानी से उनके अंजाम तक नहीं पहुंचाया जाता। तो ये हमारे लीगल सिस्टम में एक कमी है और उसी की बदौलत 2011 में जो ट्रिपल मर्डर हुआ था, उसके मुजरिम जिनको 3 बार फांसी की सज़ा दी गई, वो अभी भी फांसी के फंदे से दूर हैं, बचे हुए हैं। कब फांसी होती है ये देखने वाली बात होगी। तो आज की कहानी तो यहीं तक है, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, अब मैं कुछ आप लोगों के कमेंट्स का जिक्र करने वाला हूं, कुछ आप लोगों के नामों का जिक्र करने वाला हूं जो लोग लगातार मेरे वीडियोस को देखते हैं, कमेंट करते हैं, मुझे कॉम्प्लीमेंट करते हैं, गाइड करते हैं, मुझसे शिकायतें भी करते हैं। तो सारे लोगों के कमेंट्स मैं अभी देखूंगा तो ज़रूर, लेकिन सारे लोगों का नाम नहीं ले सकता क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं। आप लोग इतना सपोर्ट, इतना प्यार, इतनी गाइडेंस आप लोगों से मिल रही है, मेरे पास शब्द नहीं है उसका शुक्रिया अदा करने के लिए। लेकिन ये ज़रूर है कि जो कमेंट्स आप लोगों ने किए हैं, उन कमेंट्स में से कुछ चुनिंदा कमेंट्स को मैं पढ़ूंगा और वो भी रैंडमली पढ़ूंगा। कोई मैंने सेलेक्ट करके नहीं रखा है। आप देख रहे हैं मैंने मोबाइल हाथ में उठा लिया है और अब कमेंट बॉक्स में जाकर जो है एक किनारे से पढ़ने की शुरुआत करता हूँ, जहाँ तक पढ़ पाता हूँ। कमेंट्स भी पढ़ूंगा और आप सारे लोगों के नामों का भी जिक्र करूँगा। प्लीज़ ये सिलसिला बना कर रखिएगा। इस तरह से आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि आप इतना ज़बरदस्त प्यार और इतना ज़बरदस्त सपोर्ट मुझे देंगे। और बहुत ज़्यादा मेरे बियॉन्ड माई एक्सपेक्टेशन मुझे व्यूज़ भी मिल रहे हैं। आप लोग लाइक भी करते हैं मेरे इस कहानी के सिलसिले को और बहुत सारे कमेंट्स भी करते हैं। तो मैं बहुत हम्बल्ड हूँ और रोज़ मैं ये बात कहता हूँ, लेकिन ये कोई ऐसा नहीं कि बस फॉर्मेलिटी के लिए कह रहा हूँ, बहुत दिल से कहता हूँ वाकई। आप देखिए अभी जो है वो तकरीबन 300 से ज़्यादा कमेंट हो गए हैं मेरे पिछले वीडियो में, और अभी जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अब आप समझिए कि तकरीबन 300 लोगों ने कमेंट्स किया है। तो मैं किस किस का कमेंट पढूं, किसका छोड़ूं, लेकिन ये सिलसिला ज़रूर प्लीज़ बरकरार रखिएगा। मैं अपनी तरफ से ये कोशिश करता रहूँगा कि आप लोगों के कमेंट्स में पढ़ता रहूँ। सिमी एसके, नवाबों के शहर कहने पर योगी जी नाराज़ हो जाएंगे आपसे, सिमी एसके कह रही हैं। कल दरअसल हमने लखनऊ की एक कहानी, लखनऊ की एक घटना सुनाई थी जिसमें एक लॉ स्टूडेंट को, एक लड़की को, उसके एक वन साइडेड लवर ने, मैं कहूँगा कि एक तरफा प्यार करने वाले लड़के ने टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, उसकी हत्या कर दी थी। तो जब मैं ये कहानी सुना रहा था तो मैंने लखनऊ का परिचय जो है नवाबों के शहर के तौर पर कराया था। तो सिमी कह रही हैं कि ऐसा कहने पर शायद योगी आदित्यनाथ मुझसे नाराज़ हो जाए। तो चलिए, ये एक जिसे कहते हैं कि लाइटर नोट वाली बात है, हल्के फुल्के मजाक वाली बात है, तो मैं इसको इसी रूप में लेता भी हूँ। नाराज़गी जैसी कोई बात मुझे समझ में नहीं आती। पीयूष विश्वास जी हैं और उन्होंने लिखा है कि दुनिया में कुछ लोग कितनी गिरी हुई हरकतें करते हैं और ऐसे गुनहगार, ऐसे लोग जो किसी बेगुनाह इंसान को भयानक तरीके से मारते हैं, उनकी हत्या करते हैं, टुकड़े टुकड़े करते हैं, ऐसे लोगों को बहुत बुरी तरह से मारा जाना चाहिए। वो कड़ी सज़ा के हिमायती। हालांकि उन्होंने तो जो शब्द लिखा है वो बहुत पार्लियामेंट्री नहीं है, इसलिए मैं सुनाना भी नहीं चाहता आपको, लेकिन उनकी जो भावना है उसको मैं समझ सकता हूँ। उनके मन में बड़ा गुस्सा होगा कि भाई कोई लड़का किसी लड़की की हत्या कैसे कर सकता है, और वो भी टुकड़े टुकड़े करके काट कर कैसे हत्या कर सकता है। तो इस तरह की बात उन्होंने लिखी है। हम समझते हैं आपके फीलिंग्स को पीयूष, थैंक यू वेरी मच फॉर कमेंटिंग। आशीष यूके, इन्होंने लिखा है कि जिस समय वो जो लड़की है जिसकी हत्या हुई, जब उसके पेरेंट्स जब पुलिस के पास गए और उन्होंने बताया कि हम जब फ़ोन कर रहे हैं और हमारी बेटी का फ़ोन वो उठा नहीं रही है, बल्कि कोई दूसरा लड़का उसका फ़ोन पिक कर रहा है, उस समय अगर पुलिस ने उस फ़ोन को सर्विलांस पर लगाने की कोशिश की होती या पुलिस ने अपनी तरफ से ताकत लगाया होता, उस मामले को इन्वेस्टिगेट करने के लिए ज़ोर लगाया होता, तो शायद वो लड़की ज़िंदा होती। बिल्कुल आपकी बात सही है आशीष, इस मामले में पुलिस की लापरवाही तो थी ही, लखनऊ वाले मामले में, और उसकी बहुत लोगों ने निंदा भी की। आशीष कुमार
ने जो है उस कातिल लड़के के लिए लिखा है कि वो मैड मैन यानी पागल आदमी है। यादू शर्मा का भी कमेंट आया है और ये लिख रहे हैं कि थंबनेल में आप आधी बात बता देते हो, वो मत बताया करो प्लीज़, इंटरेस्ट कम हो जाता है। और बाकी यू आर ए ब्रिलियंट स्टोरी टेलर। थैंक यू वेरी मच यादू जी, सबसे पहले इस कॉम्प्लीमेंट के लिए। बाकी थंबनेल का क्या करूं, रोज़ रोज़ कैसे घुमा फिरा कर ऐसा थंबनेल लिखूं जो लोगों को अट्रैक्ट भी करे प्लस स्टोरी भी रिवील ना हो, ये मेरे लिए अपने आप में एक बड़ी चुनौती होती है। और ये बात जैसा आप जानते हैं कि क्राइम तक फैमिली की बात है और आपको हम सिर्फ अपना दर्शक नहीं मानते और अपने आप को सिर्फ कोई प्रेजेंटर या जर्नलिस्ट नहीं मानते, तो इसीलिए अपनी जो परेशानी है, पेशेगत परेशानी, मैं वो बता रहा हूँ। वो परेशानी ये है कि रोज़ रोज़ थंबनेल कैची कैसे लिखें और इतना कैची भी हो कि वो लोग देखना भी चाहें और जो स्टोरी है वो रिवील भी ना हो जाए। तो ये जो बीच का लाइन होता है ना, उसको ड्रॉ करने में बड़ी तकलीफ होती है। तो एनीवे हम आगे और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। शर्मा जी बहुत धन्यवाद आपका। अब्दुल्ला बरवादी जी ने कहा है कि मैं हर रोज़ जो है इम्प्रूव कर रहा हूँ, उन्होंने सलाम भेजा है, मेरा भी सलाम आप स्वीकार कीजिए। RD इन्होंने मेरे आवाज़ की तारीफ़ की है, नरेशन और प्रेजेंटेशन की भी तारीफ़ की है, ग्रेट जॉब लिखा है। और डॉक्टर अमित अस्थाना जी हैं, इन्होंने ग्रेट वे ऑफ स्टोरी टेलिंग, हैट्स ऑफ लिखा है, थैंक यू वेरी मच। एलिज़ा सैमुअल के नाम से एक ID है और इन्होंने ये भी लिखा है कि इंडियन और पाकिस्तानी पुलिस जो है वो एक्शन नहीं लेती है। अच्छा, इन्होंने अपना नाम लिखा है, मुआंजा सैमुअल, लिव्स इन मैनचेस्टर बट आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। अच्छा, इनका भी वही दर्द है जो आम भारतीय लोगों का है। इनका ये कहना है कि पाकिस्तान की पुलिस जो है वो बहुत प्रोएक्टिव तरीके से एक्शन नहीं लेती और पता नहीं क्यों नहीं लेती है। देखिए, इसके पीछे बहुत सारी वजहें हैं। मुझे लगता है ट्रेनिंग की कमी एक इशू है और बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन एक इशू है, बहुत ज़्यादा वर्कलोड एक वजह है। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं। मुनाजा इस तरह से बहुत सारे मसले हैं, बहुत सारी वजह हैं, तो उस पर कभी और तफसील से हम बातचीत कर सकते हैं। रोली सक्सेना जी ने कहा है कि ये स्टोरी तो 2 साल पहले की पुरानी खबर है। बिल्कुल पुरानी खबर है, हमने ये बात तो पहले ही बता दी थी और आप समझिए कि बहुत चौंकाने वाली खबर थी, तो इसीलिए हमने इसे दोबारा आपके सामने पेश किया। लेकिन क्राइम तक पर हम ये जो कहानी सुनाते हैं, उस कहानी के दौरान जो है ये स्टोरी नहीं पेश की गई या नहीं आप सबके सामने रखी गई। हाँ, एक छोटा सा वीडियो क्लिप या छोटा सा पैकेज जिसे हम कहते हैं अपने टीवी में या क्राइम ये रिपोर्टिंग की भाषा में, इलेक्ट्रॉनिक रिपोर्टिंग की भाषा में, टेली रिपोर्टिंग की भाषा में, तो वो एक छोटा सा पैकेज हमने ज़रूर इस पर क्राइम तक पर अपलोड किया था, लेकिन कहानी नहीं सुनाई थी। जियो अखिल ये लिख रहे हैं कि वो लखनऊ से हैं। थैंक यू जियो अखिल साहब, आपने अच्छी बात बताई, आप लखनऊ से हैं, खुशी हुई जानकर। राजेश पटवा साहब का भी मैसेज आया है। सीमा पलास हैं, इन्होंने कहा है कि लड़की के पेरेंट्स ने जब पुलिस से कही बात तो उस समय पुलिस को रिस्पॉन्ड करना चाहिए था। सिमी वालिया कह रही हैं कि बहुत दर्दनाक कहानी थी और उन्होंने लिखा है कि उन्होंने हमारी कहानी को बहुत मिस किया पिछले कुछ दिनों से। आपका कहना सही है, 2-3 दिनों से मैं हाजिर नहीं हो पा रहा था और मेरे सहयोगी लोकेंद्र जी आ रहे थे, तो आप लोगों ने उनको भी बहुत सपोर्ट किया, आपकी ज़रा नवाजी है। और जब मैं आता हूँ आप लोग तो खैर बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, मैं तो उसके लिए कृतज्ञ हूँ ही। विनोद सिंह जी हैं, इन्होंने कहा है कि वो बहुत बड़े फ़ैन हैं, जर्मनी से देखते हैं और उनको हमेशा क्राइम तक की इस तरह की स्टोरीज़ का इंतज़ार रहता है। थैंक यू विनोद सिंह साहब, बहुत धन्यवाद आपका। राकेश प्रजापत साहब हैं और उनका भी कमेंट आया है। राकेश प्रजापत साहब ये कह रहे हैं कि स्टोरी मैं अच्छी तरह से सुनाता हूँ लेकिन एक बात बार बार रिपीट करता हूँ, उस रिपीट करने से मुझे बचना चाहिए। मुझे अपनी इस परेशानी का एहसास है, इस प्रॉब्लम का, मैं इससे ओवरकम करने की कोशिश भी कर रहा हूँ, लेकिन इंसान अपनी गलतियों या बुराइयों से इतनी जल्दी पार भी नहीं पा सकता, कोशिश तो करता है। तो मैं कर रहा हूँ राकेश जी, उम्मीद है कि आप सबकी उम्मीदों पर खरा उतरूँगा और थोड़ा कम रिपीटेटिव होने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर गाइडिंग मी। जनार्दन मिश्रा साहब कह रहे हैं कि ये स्टोरी आप पहले भी सुना चुके हैं। हमने नहीं सुनाई मिश्रा जी, और नहीं क्राइम तक पर सुनाई गई। हो सकता है आपने कहीं देखी पढ़ी हो, या क्राइम तक पर एक छोटा सा क्लिप हमने चलाया था, हो सकता है आपको वो भी याद हो, क्योंकि इस तरह की घटना है, ये किसी भी शहर में हो इंसान आसानी से भूलता नहीं है इस तरह की घटनाओं को। ऋषिकेश तिवारी जी ने कहा है कि वो स्टोरी टेलिंग का जो अंदाज़ है उसे बहुत पसंद करते हैं और जो एडवाइस स्टोरी के बाद मैं देता हूँ वो भी उनको बहुत अच्छी लगती है। रवीना चौधरी ने कहा है कि बैनर्जी भैया आप बार बार अपनी आँखों या चीक्स पर हाथ न लगाया करें, इससे देखने वाले लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है रवीना, थैंक यू वेरी मच फॉर योर सजेशन, मैं कोशिश करूँगा।
जैसा कि आप जानती हैं, इंसान गलतियों का पुतला है और मुझ में बहुत सारी कमियां हैं, मुझे इस बात का एहसास है। ओवरकम करने की लगातार कोशिश करता हूं और आप लोग इतना सपोर्ट करते हैं, ये बहुत बड़ी मेरी दौलत है। मिथिलेश शर्मा जी, और इन्होंने लिखा है कि उसको कितने दिन का सज़ा मिला। एग्जैक्टली तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन मर्डर के मामले में आजीवन कारावास की सज़ा होती है। अगर कोर्ट इसको रेयरेस्ट ऑफ द रेयर की श्रेणी में रखता है तो उसे फिर फांसी की भी सज़ा होती है। तो मर्डर में दो ही सज़ा है, फांसी या लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट। SM स्टूडियो फोटोग्राफ, इन्होंने लिखा है कि अगर पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर ली होती तो आज हमारी बहन हमारे बीच होती, लेकिन पुलिस किसी भी इन्वेस्टिगेशन को समय पर नहीं करती है। किसी भी वाली बात से तो मैं सहमत नहीं हूँ, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि पुलिस जो है अक्सर या बहुत सारे मामलों में बहुत काहिली करती है और प्रिवेंशन पर कम, डिटेक्शन पर उसका जोर ज़्यादा होता है। विकास राज जी का भी कमेंट आया है, विनय करीर का भी कमेंट है, नव कुमार जी ने दादा नमस्कार लिखा है, और सादिक के साहब हैं, ये खान होंगे के मतलब नैरेटर इज़ अनप्रिपेयर्ड, इन्होंने मेरे बारे में लिखा है कि मैं बगैर तैयारी के आप सबके सामने हाजिर हो गया हूँ। ठीक है सादिक साहब, आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करूँगा और तैयारी करके आऊँगा। रजत अरोरा साहब लिख रहे हैं कि हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या जो है वो पुलिस ही है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम पुलिस ही है। माई लाइफ माई वे लिखती हैं। थैंक यू बाबू मौशाई, थैंक यू वेरी मच। और इसके बाद अकबर ख़ान साहब भी हैं, वो कह रहे हैं कि ये स्टोरी हम पहले सुना चुके हैं। तो बहुत सारी कमेंट्स हैं और चूंकि सारे कमेंट्स मैं पढ़ नहीं सकता और एक तरफ से अगर एक किनारे से पढ़ूं तो वो भी बहुत जस्टिफाइड बात नहीं होगी। जिन्होंने पहले मुझे कमेंट किए होंगे इस वीडियो पर, थोड़ा पुराने कमेंट्स भी पढ़ने की कोशिश करता हूं और इसीलिए मैं फ़िलहाल स्क्रॉल कर रहा हूं बड़ी तेज़ी से, ताकि मैं शुरुआत में पहुंच जाऊं और कुछ पहले के कमेंट्स लूं। बिल्कुल, लाल बाबू इन्होंने लिखा है फर्स्ट कमेंट। तौसीफ अहमद गुड मॉर्निंग सर लिख रहे हैं। पुष्पा चौहान जी का भी कमेंट आया है, बिग फैन लिखा है उन्होंने अपने को आपको। सोनू कुमार जी, क्या बात है सर जी, आपका वॉइस लाजवाब है। मुकेश यादव कुवैत से, इन्होंने लिखा है थैंक गॉड आप आ गए। थैंक यू मुकेश जी इतना प्यार देने के लिए। लव तोमर, इन्होंने कहा है कि शम्स ताहिर खान साहब ने ये कहानी सुना दी थी, आप फिर से वही सुनाने के लिए आ गए हैं। तो नहीं लव तोमर साहब, मुझे लगता है कि शम्स साहब ने नहीं सुनाई, आपको ये गलतफहमी है। विशाल अरोड़ा, इन्होंने शिकायत की है कि हम कहाँ गायब हो गए थे। बिल्कुल आपका कहना सही है, 2-3 दिनों के लिए मैं गैर हाजिर था। बेसिकली गैर हाजिर क्या था, लोकेंद्र जी थे तो वो अपनी कहानी के साथ हाजिर हो रहे थे। किसी ना किसी को आपकी खिदमत में आना होता है, कभी लोकेंद्र कभी मैं, तो जब जब मैं आता हूँ आप लोग इतना प्यार देते हैं, ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। अजहर कुरैशी साहब हैं और इन्होंने ललकारा है मुझे ये कहते हुए कि अगर मैं सच्चा हूँ, इन्होंने लिखा अगर तुम सच्चे हो तो मोदी के गुजरात दंगों की सच्ची कहानी सुनाओ, और लास्ट में ये भी लिख दिया कि हिम्मत हो तो। कुल मिलाकर बहुत चैलेंज दे दिया इन्होंने, लेकिन मैं अजहर कुरैशी साहब आपके इस चैलेंज को स्वीकार नहीं करता हूँ। आप मुझे हिम्मत वाला समझे या कायर समझे, या आपकी सोच है। बाकी आपको ये बताऊँ कि गुजरात दंगों के ऊपर हमारे जो सीनियर हैं, क्राइम तक के हेड शम्स ताहिर खान साहब, उन्होंने कहानियाँ सुनाई हैं, उन्होंने उसको नैरेट किया है। तो आप चाहें तो क्राइम तक के आर्काइव में जाकर उसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं। राम कुमार फिटनेस ऑफिशियल, इन्होंने अपना कमेंट भेजा, ये बता रहे हैं कि भोपाल के कोलार रोड में हुई घटना जिसमें किसी को ज़िंदा जलाया गया था, एक औरत ने या औरत को, मैसेज बहुत क्लियर नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है मुझे, लेकिन वो बता रहे हैं कि वो भोपाल के कोलार रोड में किसी औरत को या किसी आदमी को ज़िंदा जलाए जाने की घटना के बारे में जानना या सुनना चाहते हैं। अभिजीत कुमार ने कहा है कभी तो मेरा भी नाम ले लिया कीजिए। लीजिए अभिजीत जी, आज आपका नाम ले लेता हूं, और एक बार नहीं, अब तक मैं 2 बार ले चुका हूं और तीसरी बार अभिजीत जी आपको थैंक यू बोलते हुए आपका नाम तीसरी बार ले लिया। निर्वाण ब्लॉग्स के नाम से भी एक कमेंट हमें किया गया है, थैंक यू वेरी मच। रामनिवास रमेश जी हैं, ये लिख रहे हैं कि वो मुझसे मिलना चाहते हैं और ये दिल्ली में हैं यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए, और नागौर राजस्थान से हैं। रामनिवास जी आपका स्वागत है। आजकल दरअसल कोविड की ये जो महामारी चल रही है उसकी वजह से हमारे दफ्तर में कुछ पाबंदियां हैं, लोगों से आमने सामने मिलने जुलने से हमें परहेज़ करने और थोड़ी दूरी बनाने के लिए कहा गया है। तो मैं अभी तो आपसे नहीं मिल पाऊंगा, आपको ईमानदारी की बात बताऊं, लेकिन जिस तरह से कमेंट के ज़रिए हमारी बात हो रही है ये सिलसिला चलता रहेगा। जैसे ही ये महामारी की मार थोड़ी कम होगी बिल्कुल मिलेंगे रामनिवास जी, साथ में चाय भी पियेंगे और आपका स्वागत भी करेंगे। कवि नामदेव का भी कमेंट आया है, किडनी की कालाबाजारी की जो जयपुर की कहानी है उसके बारे में ये सुनना चाहते हैं। शिखर सिंह जो है इनका कमेंट है, और इसके अलावा वेस्ट दिल्ली राइडर, इन्होंने जो है
बहुत ही फटकारा है मुझे ये कहते हुए कि अगली बार मैं वीडियो बनाने ना आऊँ तभी बेहतर होगा और मैं अच्छे से कहानी समझा नहीं पाता हूँ। तो कुल मिलाकर वेस्ट दिल्ली राइडर जो है वो मुझसे बहुत नाराज़ हैं। हालांकि उत्कर्ष वाइती और नूर ओनली ये जो हैं इन्होंने उनकी बात से थोड़ी नाइत्तेफाकी जताई है। तो ठीक है दोस्त, हो सकता है मुझ में कमियां हो क्या सकता है कमियां हैं, मैं सुधारने की कोशिश करूंगा। कौर सिद्धू के नाम से एक आईडी है, वो लिख रही हैं कि मैं बहुत दिनों बाद आया हूं और वो स्टोरीज़ जो है हमारा उसका इंतज़ार कर रही थी और मिस कर रही थी। थैंक यू वेरी मच। कौर सिद्धू के नाम से जो आईडी है, सिद्धू कौर या तो आपका नाम होगा क्योंकि कौर तो सरनेम ही होता है और सिद्धू भी आमतौर पर सरनेम होता है, तो इसीलिए मैं कंफ्यूज्ड हूँ कि आपका एग्जैक्ट नाम क्या है। अगर आप चाहें तो अगली बार लिख सकती हैं। मोनू सिंह जी, ये इन्होंने बड़े मतलब इमोजीज़ भेजे हैं गुस्से वाले और इन्होंने लिखा है कि मैं फ़र्ज़ी कहानियाँ बता रहा हूँ। मोनू सिंह जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, फ़र्ज़ी नहीं बता रहा हूँ दोस्त। ऋषभ देव शुक्ला इन्होंने कमेंट किया है। ओम प्रकाश भारद्वाज जी ने भी कमेंट किया है। रोहित शाक्य का भी कमेंट है। सोनू यदुवंशी, लवली, फ्रैंक, विश्वजीत देवनाथ, ओम प्रकाश भारद्वाज, आरपी चैनल और इनहेंस लाइफ, इन्होंने लिखा है कि आई एम ऑल्सो इन डिप्रेशन सर। 4 डेज़ पहले मेरे साथ ऐसा ही कुछ हुआ या होने वाला था। कुछ टाइम ऐसा लगा कि फांसी लगा लूँ बट नॉट सॉल्यूशन सुइसाइड। देखिए कितनी अच्छी बात है, इनहेंस लाइफ। बेसिकली बात तो दुखद भी है कि इनको भी जीवन में कोई सदमा लगा, कोई झटका लगा और ये डिप्रेशन में थी या थे, मुझे एग्जैक्टली मैं इनका जेंडर डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि नाम से वो क्लियर नहीं हो रहा है आईडी के नाम से। लेकिन ये जो भी थे या थी, इन्होंने कहा कि वो इतने डिप्रेशन में थे कि उनको एक बार ये लगा कि वो खुदकुशी कर ले, लेकिन फिर उन्होंने अपने आप से ही बात की और उनको लगा कि खुदकुशी करना किसी परेशानी का हल नहीं है, इसीलिए उन्होंने वो फैसला टाल दिया। यही वो मोमेंट होता है जब इंसान जो है ज़िंदगी और मौत में से किसी एक को चुनता है। अब मुझे पूरा यकीन है कि आपने ज़िंदगी को चुना है तो आगे आपकी ज़िंदगी अच्छी होगी। और मेरा ये भी कहना है कि अगर ज़िंदगी में और भी दुख तकलीफ आए, संघर्ष का सामना करना पड़े, तो आप उसका मुकाबला कीजिए, अपने दोस्त यारों से मिलिए। किसी एक आदमी के धोखा देने से, उसके लूट लेने से, पैसे लेकर भाग जाने से या दिल तोड़ देने से दुनिया ख़त्म नहीं हो जाती है। आप अपने पेरेंट्स की तरफ देखिए, आप अपने भाई बहनों की तरफ देखिए, नाते रिश्तेदारों की तरफ देखिए, बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं, अच्छे दोस्त भी आपको मिलेंगे, सारे लोग दुनिया में बुरे नहीं हैं। तो कोई भी अगर डिप्रेशन में है तो प्लीज़ उससे खुद ही बाहर आइए। डिप्रेशन के मामले में आपको मदद करने के लिए अगर कोई बेस्ट पर्सन है तो वो खुद आप हैं, बशर्ते कि आप लोगों से दिल खोलकर बात करें। मयंक मिश्रा जी, विशाल भी हैं, अरविंद सिंह हैं, वीना विवियन जो है उन्होंने भी कमेंट किया और उन्होंने कहा है कि स्टोरी के अंत में जो मैं एडवाइस देता हूं वो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू वेरी मच वीना जी। ऑल इन वन के नाम से भी कमेंट है। ली चार्ल्स हैं और इसी तरह सावन कुमार चौधरी ने भी कमेंट किया है। कुंवर अमर सिंह। ये सिलसिला जो है बहुत लंबा है तो इतने लोगों का नाम तो जाहिर है एक दिन में नहीं पढ़ सकता, तो प्लीज़ आपसे गुजारिश है कि इसी तरह आप कमेंट करते रहें। आज की स्टोरी पर भी कमेंट करें और मैं वो अगली बार जब आप सबके सामने हाजिर होऊंगा तो आज जो स्टोरी मैंने सुनाई उसके मैसेज बॉक्स में आप लोग जो कमेंट लिख रहे होंगे मैं उन कमेंट्स के बारे में आप सबको बताऊंगा। तो फिलहाल मुझे और मेरी सहयोगी वर्णिता को इजाज़त आप लोग दीजिए। बहुत सुरक्षित रहिए, खुश रहिए और बस अब यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।